बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स और उसका टॉपिक फ्रिक्शन आज हमने स्टार्ट करना है जी। फ्रिक्शन से रिलेटेड आज हमने डिस्कशन करनी है जी। फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, फ्रिक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, फ्रिक्शन कहाँ पे ज़्यादा होती है, फ्रिक्शन कहाँ पे कम होती है और उसकी टाइप से रिलेटेड उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आज उसको हमने स्टडी करना है। तो फ्रिक्शन को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले एग्जांपल दूंगा जी डेली लाइफ से रिलेटेड बाईसाइकिल की। आप बाईसाइकिल को ऑब्जर्व करें, जिस टाइम आप उसके पेडल मारना छोड़ देते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो जो बाईसाइकिल है वो स्लो डाउन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बाईसाइकिल आपके पास स्लो क्यों होती है? क्योंकि फ्रिक्शन आपके पास प्रेजेंट होती है बिटवीन टायर एंड ग्राउंड या अर्थ या आपके पास जो रोड है उसके बीच में आपके पास क्या होती है जी, फ्रिक्शन होती है जी। अब अगर इसको डिफाइन किया जाए तो डिफिनीशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन वो वाली फोर्स होती है दैट अपोजेस मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन इज ए फोर्स which opposes motion of an moving objects। जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं उनको अपोज कर रही होती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स हमारे पास एक्ट हो रही होती है जिसे हम फ्रिक्शन का फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे हम चलते हैं जी, जिस टाइम पे हम कोई चीज़ पुश करते हैं या पुल करते हैं उसके ऊपर स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं तो वो हमारे पास मूव नहीं होती। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, मैं उसके ऊपर अपनी हाथ की उंगलियों से फोर्स लगाता हूँ, ये जो बोर्ड है मेरे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे मार्कर पड़ा हुआ है इस जगह पे, तो मैं थोड़ी सी फोर्स लगाता हूँ इसके ऊपर, तो ये जो है ये मेरे पास मूव नहीं होता। इट मीन्स दैट the surface on which the object is resting exerts some force on the object and this force is acting in a opposite direction to the force our push or pull. This opposing force is basically called friction force. For example यहाँ पे इस ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, ये ब्लॉक इसको पुश करते हैं या पुल करते हैं या इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक अपनी जगह से मूव नहीं करता। इट मीन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट की फोर्स है। आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रही होती है जो आपकी फोर्स के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रही होती है। ये अपोजिट डायरेक्शन में जो अपोजिट फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रही होती है, बेसिकली इस अपोजिंग फोर्स को हम किसका नाम देते हैं जी, इस अपोजिंग फोर्स को बेसिकली हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। A ball moving on the ground also slow down or stops due to the friction between the ball and the ground. From this discussion we conclude that the force which opposes the motion of one body over another body in contact is known as friction force. In fact, every object has a rough surface. अब जो फ्रिक्शन है वो आपके पास डिपेंड करती है जी सरफेस के ऊपर कि आपके पास सरफेस कैसी है। अगर रफ सरफेस है, फॉर एग्जांपल रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगी आपके पास, मिनिमम होगी। जो कंक्रीट का रोड होता है उसके ऊपर आप चलते हैं, फ्रिक्शन मैक्सिमम होती है। घरों में जो टाइल्स वगैरह या मार्बल्स वगैरह लगाए जाते हैं तो उसके ऊपर आप चलते हैं तो वहाँ पे स्लिपिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होती है, रिड्यूस होती है। इसी तरह हम एग्जांपल उठाते हैं जी, हमारे पास ब्लैक बोर्ड है या हमारे पास वाइट बोर्ड है। अब ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपके पास फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, वाइट बोर्ड के ऊपर आपके पास फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है। जितनी ज़्यादा हाईली पॉलिश सरफेस होगी, जितनी ज़्यादा भी हाईली पॉलिश सरफेस होगी उसके ऊपर आपके पास क्या होगी जी, फ्रिक्शन जो होगी वो कम होगी
और जितनी कम हाईली पॉलिश सरफेस होगी उतनी फ्रिक्शन आपके पास ज़्यादा होगी। मीन्स रफ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी, स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन मिनिमम होगी। और ये भी डिपेंड करता है कि सरफेस कितनी ज़्यादा आपके पास रफ है या कितनी ज़्यादा आपके पास स्मूथ है। When we see that surface through a microscope, it is found the surface of all the bodies are rough. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं फॉर एग्जांपल दो मिरर लेता हूँ और दोनों मिरर को मैं टच करता हूँ, एक की ये सरफेस है और दूसरे की ये सरफेस है। माइक्रोस्कोपिक लेवल को मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जिस टाइम यहाँ पे मैं स्टडी करूँगा तो मुझे यहाँ पे इस तरह की शेप, पिट्स एंड जंप्स यहाँ पे जो है वो मुझे नज़र आएंगे जिस टाइम पे इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है। सम आर मोर रफ एंड अदर ऑफ लेस। सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस आर इन द फॉर्म ऑफ टिनी हिल्स एंड द अदर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रूव्स। मैंने बात की पिट्स एंड बम्प्स मुझे नज़र आएंगे, उसके अलावा ग्रूव्स की भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। The interlocking of the two surfaces opposes the motion of one body over another body and gives rise to the friction force. So in simple words, we can say that friction is due to the roughness of surface. जितनी ज़्यादा रफनेस होगी उतनी ही फ्रिक्शन मेरे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। In order to understand friction in a better way, consider a block, wooden block kept on a table top. जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये मेरे पास जो है वो वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं जी, इस ब्लॉक को जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक पुली लगा लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कुछ वेट्स वगैरह लगा लेते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह लगा लेते हैं, इसको बांध देते हैं। We tied a light string to wooden block with the help of a hook and is passed over a pulley. The pen hangs on the other end of the string. अब ये जो स्ट्रिंग का दूसरा एंड है, यहाँ पे हमने पेन को होल्ड कर दिया है और यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ हमने इस ब्लॉक को बांध दिया है और उसके ऊपर हमारे पास है जी फ्रिक्शनलेस पुली है। If we place an object in the pen, a force equal to its weight acts on the block in the horizontal direction due to tension in the string. This force tends to pull the block to the right side. अब जितने ज़्यादा मैं यहाँ पे पेन्स डालता रहूँगा वो उतना ही ब्लॉक जो है वो आपके पास अपनी पुली की तरफ जो है वो मूव करता रहेगा। एक्चुअली इस ब्लॉक के ऊपर हमारे पास तीन तरह की फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। फर्स्ट वन इज द वेट ऑफ द ब्लॉक which is acting downward direction, normal reaction force which is acting upward direction, और थर्ड वन इज द जो उस ब्लॉक की मोशन है हॉरिजॉन्टली मोशन जो है वो आपके पास टूवर्ड्स द पुली, वो थर्ड फोर्स हमारे पास एक्ट हो रही है। दिस फोर्स टेंड्स टू पुल द ब्लॉक टू द राइट साइड बट एट द सेम टाइम, जिस टाइम यहाँ पे आप पेन्स को ऐड करते जाएंगे ये अपनी जगह से मूव होना स्टार्ट होगा, लेकिन उसी टाइम पे जिस टाइम पे आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसी टाइम पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स यहाँ पे आके एक्ट होगी जो इसे रोकने की कोशिश करेगी, विच कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जो फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं पेन में कुछ मैसेज या वेट्स वगैरह डाल के वेट्स डाल के, तो ये जो फोर्स है उसको अपोज करेगी। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी टाइप्स ऑफ फोर्स में अगर बात की जाए तो सबसे पहली टाइप कौन सी है जी, हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी होगी जी, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जी टाइप्स। वैसे मेजर तो टू टाइप्स हैं आपके पास, एक आपके पास है जी स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक आपके पास है जी काइनेटिक फ्रिक्शन है। और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हुई स्टैटिक फ्रिक्शन, आपने पेन में वेट को ऐड किया, ब्लॉक जो है
यहाँ पे था, यहाँ पे पुल्ली, यहाँ पे पेन, ये स्प्रिंग आपके पास। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है जिसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो अपोजिंग फोर्स को हम किसका नाम देते हैं जी? स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट टेंड्स टू प्रिवेंट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव, फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। जिस टाइम हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये तो मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर एक सेकंड फोर्स एक्ट हो रही है जो इसको मूव नहीं करवाने देगी। मैं अगर राइट वर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ये मेरे पास अगर पेन न भी हो, पुल्ली न भी हो, ऐसे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है बेसिकली वो कौन सी है जी? स्टैटिक फोर्स है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, जो इसकी एक लिमिट तक जो वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम एक होगी, उसे बोला जाएगा जी लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं एक दो चीजें बता दूं। हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड्स में भी होती है, लिक्विड्स में भी होती है, गैसेस में भी होती है और प्लाज्मा में भी होती है। यहाँ पे हम सॉलिड्स को स्टडी कर रहे हैं और सॉलिड्स में दो तरह के फैक्टर्स आपके पास इफेक्ट कर रहे होंगे। एक एग्जांपल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसको सामने रखे हुए मैं ये कह सकता हूँ नेचर ऑफ द सरफेस, जिसको मैंने कहा स्मूथ सरफेस है या आपके पास रफ सरफेस है। और सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास फ्रिक्शन है वो वेरी कर रही है सरफेस टू सरफेस, जिस टाइम टू ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लाया जाता है। तो उस लिहाज से सेकेंडली हमारे पास नॉर्मल फोर्स है या प्रेसिंग फोर्स है। जिस टाइम ये हमारे पास पाम है, हम अपने पाम को रब करते हैं। जिस टाइम ज्यादा प्रेस करूंगा उसकी मूवमेंट क्या होगी? कम होगी। जितनी ज्यादा प्रेसिंग होगी उतनी ही मूवमेंट क्या होगी जी? हमारे पास कम होगी। तो इसको ड्रैग करने के लिए, इस ब्लॉक को दूसरी सरफेस से ड्रैग करने के लिए हम जो फोर्स लगाएंगे मैक्सिमम लेवल तक, वो कौन सी होगी हमारे पास? लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। यानी रेस्ट से मोशन लाने के लिए जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी हमारे पास? लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। अगर हम प्रेसिंग फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या होगी हमारे पास? इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा मैं इसको प्रेस करूंगा उतनी उसकी मूवमेंट क्या होगी? कम होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स और रिएक्शनल फोर्स और प्रेसिंग फोर्स। ये हमारे पास क्या? सेकेंडली एक बात और भी याद रखनी है। इस टाइम हम ये बात लिखते हैं कि एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एन। इसको मैं अगर चेंज करके इस तरह लिख लूं, एफ एस मैक्सिमम is directly proportional to the pressing force, normal force. It means Fs maximum कौन सी होगी? Limiting friction. Limiting friction is directly proportional to आपके पास Fn। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो Fs maximum is equal to, इसकी जगह हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको म्यू देखेंगे, और ये Fn। म्यू स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन को स्टडी कर रहे हैं। ये मेरे पास क्या होगा? म्यू एस होगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ जी, अगर मुझे म्यू एस चाहिए, एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस एफ एन। तो म्यू एस के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास? एफ एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एफ एन। और हमें ये पता है ये जो प्रेसिंग फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये मेरे पास किसके इक्वल होगी? ये जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स बेसिकली हमारे पास वेट के इक्वल होगी, क्योंकि वेट जो है आपके पास जो है उसके ऊपर एक्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ एन इज इक्वल टू डब्ल्यू विच इज इक्वल टू
mg, then this equation becomes fs maximum is equal to mu s and g। m f n की जगह w और w की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जी, n g आ जाएगा। रिएक्शनल फोर्स बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होगी, वेट के इक्वल होगी। सेकंड उसकी जो टाइप है वो हमारे पास है जी काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी हमने बात की जी स्टैटिक फ्रिक्शन की, और अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं जी काइनेटिक फ्रिक्शन को। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स अगेंस्ट ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। वो स्टार्ट टू मूव वाली कंडीशन थी, तो ये होगा ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन के बीच में जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होगी, बेसिकली उस फोर्स को किसका नाम देंगे जी, काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम देंगे। हम इसी की एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पे क्या होगा, जो मैंने एग्जांपल दी ब्लॉक की, जिससे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी तो वो रिप्लेस करेगी आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन को। अगर हम कुछ फोर्स अप्लाई करें उस ब्लॉक के ऊपर, it has started moving, it accelerates, mean that kinetic friction is less than static friction. In order to drag the block with constant velocity, we have to reduce the force to make it equal to kinetic friction. तो अगर मैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को डिराइव करूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। जितनी नॉर्मल फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रही है, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। जिस तरह मैंने उसकी बात की, तो ये आ जाएगा आपके पास की एफ के इज इक्वल टू म्यू एफ एन के लिए, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसको बोलेंगे म्यू को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और के का है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एस का है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से अगर मैं म्यू की वैल्यू फाइंड करूँ, तो म्यू के इज इक्वल टू एफ के डिवाइडेड बाय एफ एन आर। म्यू के इज इक्वल टू एफ के डिवाइडेड बाय एफ एन मीन डब्ल्यू, डब्ल्यू या एम जी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सी थी, काइनेटिक फ्रिक्शन थी। अब बात करते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होंगे और डिसएडवांटेजेस, अभी हमने रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर भी बात करनी है जी। अब एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेजेस और इस साइड में डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर अगर बात की जाए, our ability to work depends on friction between the soles of our shoes and the ground. Secondly, हम ये कह सकते हैं friction holds the screw and nails in the wood. wood जो होती है उसमें हमने जो स्क्रू वगैरह लगाए होते हैं, ये जो हम यूज कर रहे होते हैं उसको होल्ड कर रही होती है। इसी तरह फ्रिक्शन का हमें ये भी फायदा होता है, जिस टाइम पे हमारे पास मैच बॉक्स है, उसकी जो हमने वो आग जलानी होती है, उसके लिए भी हमारे पास फ्रिक्शन का जो है वो मेथड जो है वो यूज कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में हम ये कह सकते हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनको ये क्या कर लेता है जी, स्लो डाउन कर लेता है। इसी तरह हमारे पास मशीनरी में देखा जाए, मशीनरी में जो हमारे पास मूविंग पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है जी, हीट अप कर लेता है। सेकेंडली हम ये कह सकते हैं एनर्जी इज वेस्टेड टू ओवरकम फ्रिक्शन इन मशीनरी, एंड थर्ड वन हम ये कह सकते हैं प्रोड्यूस वियर एंड टियर। इसी तरह अगर रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर बात की जाए, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगी उसकी डिफिनीशन देखते हैं, फिर मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के ऊपर बात करते हैं जी। रोलिंग फ्रिक्शन, जिस टाइम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल किया जाता है,
और इस तरह की जो फ्रिक्शन हमारे पास होती है उसे रोलिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर ए सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हेन ए बॉडी rolls over a surface, the force of friction is known as rolling friction। हमारे पास एग्जांपल है जी व्हील की। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ व्हील जो है, या आपके पास बाइसाइकिल का व्हील है जो ग्राउंड के साथ आपके पास वो कर रहा होता है, तो उसको आप कहते हैं जी रोलिंग फ्रिक्शन आप कह सकते हैं। या वैसे भी कोई व्हील है उसको आप घुमा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो आपके पास उसकी एग्जांपल आ जाएगी। अब फ्रिक्शन को रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं, तो रिड्यूसिंग के लिए एक दो मेथड है रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन। तो एक तो ये बाय पॉलिशिंग, ऑब्जेक्ट को पॉलिश करें, जितना ज्यादा पॉलिश करेंगे उतनी फ्रिक्शन आपके पास क्या होगी जी, कम होगी। जिस टाइम मतलब ये है कि जिस टाइम हम रफ सरफेस को पॉलिश करेंगे, रफ सरफेस को पॉलिश करें, वो सरफेस पॉलिश के बाद किस में चेंज हो जाएगी जी, स्मूथ सरफेस में चेंज हो जाएगी। इसी तरह सेकंड वन इज द बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स टू द सरफेसेस, ऑयल वगैरह जो होता है, by applying lubricants on the surfaces। lubricants लगाएं जी, जो ऑयल वगैरह आपके पास होता है, ये ग्रीस वगैरह होती है उसको लगाएं। अब कुछ ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं जिनकी फ्रिक्शन सॉलिड की सरफेसेस से कम होती है। आप ऑयल या ग्रीस को यूज कर रहे होते हैं, मशीनरी का जो पार्ट होता है उसमें यूज करके उसकी फ्रिक्शन को क्या करते हैं जी, रिड्यूस करते हैं। एक और मेथड होता है बाय यूजिंग बार बेयरिंग। थर्ड वन उसका जो मेथड है बाय यूजिंग बार बेयरिंग। इस मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं जी इजीली। ये मेथड जो होता है वो आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू रोलिंग फ्रिक्शन बाय बार बेयरिंग, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ये कुछ मेथड थे जी हमारे पास इसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के। आज हमने जो स्टडी किया है थोड़ा सा उसको मैं समराइज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने डिफाइन किया जी फ्रिक्शन क्या होती है, ठीक है। सेकेंडली हमने उसकी टू टाइप्स के ऊपर बात की, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड वन इज द, हमने उसकी एग्जांपल्स उठाई थी और उसी के साथ हमने उसके कोफिशिएंट को एक्सप्लेन करके हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने रोलिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करके हमने लास्ट में उसके मेथड्स को एक्सप्लेन किया टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के लिए।